जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग 12वीं कक्षा 100 अंक हिंदी के एक काव्य संग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। एक कविता के बारे में चर्चा करेंगे। कविता का जो नाम होगा प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को। और प्यारे नन्हे बेटे को ये जो कविता है, इस कविता को जिस कविता संग्रह से लिया गया है उसका नाम है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया ईमान की तरह। ईमान की तरह। तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है प्यारे नन्हे बेटे को। और ये जो कविता है प्यारे नन्हे बेटे को, यह कविता वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, इस कविता संग्रह से लिया गया है। तो आइए पहले जानते हैं ये प्यारे नन्हे बेटे के रचयिता विनोद कुमार शुक्ल के बारे में, इनके परिचय को जान लें। तो सबसे पहला प्रश्न याद रख लें, यहाँ एक प्रश्न निश्चित तौर पे पूछा जाता है, पाठ और लेखक। तो प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किसने लिखा? विनोद कुमार शुक्ल ने। और इस कविता को किस पुस्तक से लिया गया, किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। तो आइए जानते हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के रचयिता विनोद कुमार शुक्ल के परिचय के बारे में। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल जिनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में हुआ था, लेकिन इनका मूल निवास स्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर में था। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में किया था। इसके अलावा इन्होंने निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक अतिथि साहित्यकार मतलब गेस्ट साहित्यकार के रूप में काम किया था। साहित्य के क्षेत्र में 1992 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला। 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला। और 1999 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। इनकी पहला जो कविता संग्रह है, विनोद कुमार शुक्ल की पहली जो कविता संग्रह है उसका नाम है लगभग जय हिंद। इसका प्रकाशन पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में हुआ था। तो लगभग जय हिंद की जो कविता है विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता है। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह 1981 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था इसका। तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह विनोद कुमार शुक्ल की कविता संग्रह है। 1981 में इसका प्रकाशन हुआ था। दूसरा कविता संग्रह है सब कुछ होना बचा रहेगा। सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तीसरा है अतिरिक्त नहीं, इसका प्रकाशन 2001 में हुआ था। इसके अलावा इन्होंने कुछ कहानी संग्रह भी लिखा। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है नौकर की कमीज। नौकर की कमीज
खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। सॉरी, ये सभी उपन्यास है। विनोद कुमार शुक्ल का जो लिखा गया उपन्यास है, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती थी, और पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, इनके द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह। ये इन्होंने कई भारतीय भाषाओं में कविताएं और कहानी लिखी, और इतावली भाषा में इन्होंने एक कविता लिखी थी और एक कहानी भी, जिसका नाम है पेड़ पर कमरा। इतावली भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है। और पेड़ पर कमरा जो कहानी है, इस पर इतावली भाषा अनुवाद है। और नौकर की कमीज जो उपन्यास है, इस नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कौल एक फिल्म का निर्माण हो चुका है। तो आइए जानते हैं प्यारे नन्हे बेटे को। ये जो कविता है, इसका नाम क्या है? प्यारे नन्हे बेटे को। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। और स्रोत की बात करते हैं कि कहाँ से लिया गया है, तो इसका स्रोत है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। इस कविता संग्रह से इसको लिया गया है। आइए शुरू करते हैं कि कविता में क्या लिखा है। कवि को इस कविता में लिखने का उद्देश्य क्या था, तो लिखे हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह। कवि कहते हैं कि छोटा बच्चा है जिसको कंधा पर बैठाकर उसके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि मैं क्या हो गया, दादा से बड़ा हो गया। बच्चों की एक खासियत होती है, बच्चों में यह खूबी होती है कि जैसे ही किसी ऊंचे स्थान पर खड़ा हो जाए और उससे उम्र में जो बड़े हैं, हाइट में जो बड़े हैं, उनके सामने खड़ा होकर यह बताने का प्रयास करता है कि लंबाई में हम आपसे क्या हो गए, बड़े हो गए। ऐसा सुनने में अच्छा लगता है और कहने में बच्चों को भी मजा आता है कि अब मैं छोटा नहीं, बड़ा हो गया। प्यारी बिटिया से पूछूंगा, याद रखेंगे। मतलब कवि, प्रश्न यहाँ आएगा, कवि बेटी से क्या प्रश्न करते हैं? बेटी से प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? तो ये लिखता है कि प्यारी बिटिया से पूछूंगा। कवि बेटी से प्रश्न करते क्या कि बतलाओ आस पास कहाँ कहाँ लोहा है। क्या प्रश्न करते हैं कि लोहा कहाँ कहाँ है, लोहा कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है। तो कवि ने बेटी से प्रश्न किया कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ है। तो कवि बेटी कहती है, आंसर क्या देती है? चिमटा में, करकुल में, शिगरी में, शमसी में, दरवाजे की शाकल, कब्जे, खीला और दरवाजे में धंसा हुआ। जो खीला है वह किसका बना हुआ है? लोहे का। मतलब बेटी से कवि ने प्रश्न क्या किया कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ है। तो बेटी ने उत्तर क्या दिया? तो बेटी ने पहली बार में उत्तर दिया कि चिमटा। क्या है? चिमटा, करकुल, शिगरी, समसी, दरवाजे की शाकल, कब्जा और खीला। खीला का मतलब हो गया पेंच। इतना बताइए। फिर वह बोली कि झटपट, जल्दी जल्दी बोलेगी, फिर रुककर याद करेगी। फिर रुकेगी और याद करेगी। क्या याद करेगी?
एक तार लोहे का लंबा, लकड़ी के दो खंभा पर तना हुआ बाहर, सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्ढी। मतलब बेटी और बताती कहाँ है, तो तार जो है अरगनी, जिसको हम लोग देहाती ग्रामीण भाषा में कहते हैं, कपड़ा को सुखाने के लिए दरवाजे के आगे या छत के ऊपर तार लोहे का बना हुआ है। एक सेफ्टी पिन, मतलब सेफ्टी पिन जो वस्त्र को संभालने के लिए, और पूरी साइकिल। तो बेटी ने लोहा कहाँ कहाँ बताया, तो चिमटा, करकुल, सिगड़ी, समसी, साकल, कब्जा, खीला, तार, सेफ्टी पिन और साइकिल। आस पास वह ध्यान करेगी, मतलब देखेगी अगल बगल में कि और लोहा कहाँ कहाँ है। दुबली पतली पर हरकत में तेज की, कितनी जल्दी जान जाए वह आस पास कहाँ कहाँ लोहा है। बेटी दुबली पतली है, छोटी है, इधर उधर भाग दौड़ कर रही है। भाग दौड़ इसलिए कर रही है, वह अपने पिता को बताना चाहती है कि लोहा और कहाँ कहाँ है। फिर कभी कहते कि मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को। मतलब पिता यहाँ कवि के सेंस में है, बेटी को सिखाते हैं। क्या करते हैं, सिखाते हैं कि और लोहा कहाँ कहाँ है। तो सिखाते हैं, तो फावरा कहाँ है, फावरा, कुदाली, याद रखेंगे, फावरा, कुदाली, टेंगिया, बसुला, खुरपी, पास में खड़ी बैलगाड़ी के चक्के की पट्टा, बैल के घंटी में कांसे की घंटी के अंदर का लोहा। तो कवि सिखाते हैं कि लोहा कहाँ है, तो फावरा है, कुदाली है, टेंगिया, बसुला, खुरपी, बैलगाड़ी का पट्टा और घंटी के अंदर जो गोला लगा हुआ है सो लोहे का है। इतना सिखाते हैं। फिर पत्नी याद दिलाएगी, याद रखेंगे, पत्नी मतलब कवि की पत्नी, तो पत्नी कवि की हो गई, लेकिन लड़की के लिए क्या हो गई, माँ। लोहा कहाँ कहाँ दिखलाती हैं, पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को। तो पत्नी या माँ बेटी को समझाती है, मतलब बताती है कि और लोहा कहाँ कहाँ है। तो बाल्टी, कुएं में लगी लोहे की घिर्री, छत्ते की कांडी, घमेला, हंसिया, चाकू और भिलाई, जगह जगह लोहे का टीला है। मतलब माँ सिखाती है बेटी को कि लोहा कहाँ कहाँ है। तो कहाँ बताती है, बाल्टी, कुएं की घिरी, छत्ते की कमानी, घमेला और बैला डीला, जहां लोहे का क्या है, खान है। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। इस घटना से उस घटना तक हर वो आदमी जो मेहनत कश है लोहा है। कभी कहते कि इस तरह से नन्हे बेटे को बेटी को सभी मिलजुल कर सिखाएंगे, उसके सोच को, समझदारी की क्षमता को बढ़ाएंगे और बताएंगे कि लोहा कहाँ कहाँ है। और यह याद दिलाने का प्रयास करेंगे कि मेहनत करने वाला क्या है, मेहनत करने वाला आदमी क्या है, लोहा है। मतलब कभी नहीं यहाँ लोहा किसका प्रतीक माना है, कर्म का प्रतीक माना है। जो कर्म करता है, मेहनत करता है, वही लोहा है। फिर आगे कवि बताते हैं कि हर वो आदमी, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। मतलब महिलाओं के बारे में कवि ने कहा कि जो मेहनत करती है, कर्म करती है, बोझा उठाती है,
वह किसके समान है? लोहा के समान है। मतलब कर्मशील जो मेहनत करती है किसके समान है? लोहा के समान है। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दूल्हा प्यारा, उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली क्या है? लोहा है। मतलब जो मेहनत करने वाले हैं वह लोहा के समान है, जो बोझ उठाने वाले हैं वह भी किसके समान है? लोहा के समान है। तो कवि ने, विनोद कुमार शुक्ल ने इस कविता के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया है, अपने बच्चे के सूझ को विकसित करने का प्रयास किया है कि लोहा कहाँ कहाँ है। और इस कविता में जो लोहा है वह किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है, मेहनत का प्रतीक है। और कवि की जो प्रमुख रचना की अगर हम बात करते हैं कि कवि के प्रमुख रचना क्या है, तो कविता संग्रह की बात कर ले तो इनकी जो कविता संग्रह है विनोद कुमार शुक्ल की, तो वह है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। दूसरा, सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा। तो ये दूसरी इनकी कविता संग्रह है। तीसरी इनकी जो कविता संग्रह है अतिरिक्त नहीं, क्या है? अतिरिक्त नहीं। इनके कुछ उपन्यास भी हैं। विनोद कुमार शुक्ल की उपन्यास की बात कर ले तो इनकी जो उपन्यास है उसमें है नौकर की कमीज, नौकर की कमीज। दूसरा है खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे। तीसरा है दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिड़की रहती थी। और इनकी जो कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह की बात कर ले तो इनकी जो कहानी संग्रह है वह है पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा। और दूसरा कौन है? महाविद्यालय। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1999 से मिला था। किस रचना के लिए? तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया किसके तरह? विचार की तरह। ये विनोद कुमार के द्वारा रचित प्रमुख रचना है और उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 99 मिला। याद रख लेंगे इनकी जो प्रमुख रचना है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है कि वो आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, क्या है? तो कविता संग्रह है। सब कुछ होना बचा रहेगा, यह भी कविता संग्रह है। अतिरिक्त नहीं, यह भी कविता संग्रह है। उपन्यास की बात करते हैं तो नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती थी, ये सारे उपन्यास है। कहानी संग्रह में पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। इसी पेड़ पर कमरा पर एक फिल्म बना है और फिल्म बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो है मनी कौल, फिल्मकार ने बनाया। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में अगले टॉपिक पर चर्चा होगी। धन्यवाद।